नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हिंदी में वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और व्यंजनों के कई प्रकार हमने बहुत बार किए हुए हैं, जैसे लुंठित ध्वनि, प्रकंपित ध्वनि, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन, फिर आपके अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। लेकिन जो स्वरों के प्रकार होते हैं वो बहुत सारे विद्यार्थियों को उसमें अभी तक संदेह है। अभी तक हम स्वरों के भिन्न भिन्न प्रकार जानते ही नहीं हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको स्वरों के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी आधार पर जो 11 स्वर होते हैं उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। और अगर आपका कोई संदेह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हिंदी में कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री। ये जो अंग और अह है ये क्या है? आपके अयोग वहा, जो कि ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि ये उच्चारण में तो है व्यंजन की भांति, जैसे कि अंग, तो अ और न को मिलाकर, यानी कि ये स्वरों की भांति स्वतंत्र ध्वनियां नहीं हैं। और अह, लेकिन ये लिखने में स्वरों की भांति होते हैं, तो इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। लेकिन जो बाकी के स्वर हैं फ्रेंड्स, आज मेरी आपसे एक विनती है कि आज जो हम स्वरों के प्रकार करने जा रहे हैं, स्वरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है उच्चारण। अगर आपका उच्चारण सही नहीं होगा तो आपके इनके मध्य का अंतर नहीं पता चलेगा। जैसे कि अ, आ, ई, तो ये ई ये जो अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार उ, ए, तो ये जो अंतर है बोलने का, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर इनके प्रकारों पर चलते हैं। चलिए तो देखिए, 7 प्रकार से आप इन्हें विभाजित कर सकते हैं कि आपका वर्गीकरण करने के 7 आधार हैं। जैसे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, मुख कुहर के आधार पर स्वरों के भेद, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये सारे 7 आधार आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रारंभ करते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। वैसे अगर पेपर में भी आपसे जर्नली पूछा जाता है तो स्वरों के 3 भेद जर्नली माने जाते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ये क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जिनके उच्चारण में, उच्चारण के आधार पर है, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय, उन्हें कहा जाता है ऋस्व स्वर। जैसे कि अ, ई, उ, री। ये चारों क्या कहलाते हैं? आपके ऋस्व स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय है। और जैसे कि जब आप छंद का विषय करते हैं तो छंद में भी आपके लघु वर्ण आते हैं ना। लघु वर्ण की पहचान क्या होती है? बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें पता ही नहीं कि छंद में लघु वर्ण किसे कहते हैं और गुरु वर्ण किसे कहते हैं। तो लघु वर्ण फ्रेंड्स यही 4 हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है ना। तो यहां से आपकी छंद की भी तैयारी होगी। उसी प्रकार दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो ऋस्व स्वर तो वो थे जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगा। दीर्घ स्वर वो हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा सा दीर्घ समय लगे, थोड़ा ज्यादा समय लगे। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, ए, औ। बेसिकली इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी 7 स्वर बचे आपके, तो टोटल हो गए 11 स्वर। तो ये हैं आपके उच्चारण के आधार पर। और तीसरा प्रकार क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगे। जैसे कि आप ये देखिए, ओम, ये याद है आपको? ये वाला चिन्ह जो हम छंद में गुरु वर्ण के लिए यूज करते हैं, तो इसी को प्रयोग किया जाता है जिसे हम वर्तुल रेखा कहते हैं बेसिकली। तो जैसे एक ध्वनि है ओम, भाई ओम तो किसी का नाम भी हो सकता है, वो मूवी थी ना ओम जय जगदीश, तो ओम किसी का नाम हो सकता है। लेकिन अगर हमें लिखना ही ऐसे है कि उसे वैसे ही बोला जाए, ओम, कि ओ की ध्वनि को लंबा खींचना है, तो वहां पर ये एस की ध्वनि, ये जो एस है ना आपकी वर्तुल रेखा, उसे लगा दिया जाता है। अब अगर केवल एक एस की मात्रा होगी, ठीक है ना, तो हम कैसे बोलेंगे? ओम। अब यहां पर जैसे 2 हैं तो हम कैसे बोलेंगे? और लंबा, ओम। और अगर उससे भी लंबा बोलना है तो एक एस और ऐड कर दीजिए। तो ये क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है कि हमें कितना लंबा लेकर जाना है। तो ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे ऋस्व स्वर, जिनके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में उससे भी ज्यादा समय लगे वो है प्लुत स्वर। हालांकि हिंदी व्याकरण में अब प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे पहली वाली जो है आपकी वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण। कोई डाउट हो तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अगला
अगला आता है रचना या बनावट के आधार पे। तो जैसे कि इसमें दो प्रकार के स्वर आते हैं। एक आते हैं मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब है कि जो स्वर मतलब ऑटोमेटिक है, वो किसी से जुड़कर बने नहीं है, वो अपने आप ही उपजे हैं। तो जैसे ये हैं आपके अ ई उ री, जो पीछे आपके रिस स्वर थे वही सेम है। और पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये आपका क्वालिफाइंग में, पीआरटी में, ठीक है ना, टीजीटी में, हर जगह क्वेश्चन आ सकता है हिंदी में मूल स्वर कितने हैं। तो वो हैं केवल और केवल 4। फिर आते हैं आपके संयुक्त स्वर। तो ये तो वो स्वर थे जो अपने आप ही निकले हैं। फिर आते हैं जो संयुक्त स्वर, जो दो स्वरों को जोड़ने से बने हैं, वो भी आपके केवल और केवल 4 हैं। ए, ओ, ए, ओ और औ। और ये पेपर क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 बार पेपर में आ चुका है, 2 बार बीपीएससी में, कि हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं या फिर निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। अब बच्चे कुछ यहाँ पे पूछते हैं मैम यहाँ पे आ ई उ, वो तो है ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि वो ना तो मूल स्वर में आते हैं ना संयुक्त स्वर में। तो ये तो हम केवल वर्गीकरण बता रहे हैं। उसी प्रकार अब अगला आता है जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। हालांकि उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जब हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है, आपका उच्चारण, कि आप शब्द को बोल कैसे रहे हैं। तो कृपया करके कंफ्यूज नहीं होना कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, सिर्फ बोल कर देखना है। तो अगला है मुख कुहर। मुख कुहर का मतलब क्या है कि आपका मुख खुल कितना रहा है, आपका जो मुंह है वो कितना खुल रहा है। जैसे कि एक होता है कि ई में आपका मुंह जरा सा खुल रहा है। फिर कहते हैं ऊ, इसमें भी आपका मुंह जरा सा खुल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ आ, तो आ में आपका मुंह पूरा खुल गया। तो यही होता है कि आपका मुंह कितना कम खुल रहा है या कितना ज्यादा खुल रहा है। तो उस आधार पर स्वरों के होते हैं 4 प्रकार: विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। अब ये क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। विवृत का मतलब है विस्तृत, यानी कि पूरा खुला हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं कि आ, अगर आप भगवान ना करे आपको कभी डेंटिस्ट के जाना पड़े, लेकिन जैसे कि अगर डेंटिस्ट के जाएं तो वो क्या कहते हैं, बोलो आ। आ में क्या होता है, आपका पूरा मुंह खुल जाता है। तो केवल इकलौता आ ऐसा स्वर है जो है आपका विवृत, जिसमें आपका पूरा मुंह खुलेगा, और किसी भी स्वर में आपका पूरा मुंह नहीं खुलेगा। तो इतना तो याद कर सकते हैं ना कि आ विवृत स्वर है, अकेला स्वर है विवृत। उसका ऑपोजिट क्या होगा, संवृत, यानी कि जिसमें मुंह आपका बिल्कुल ही बंद है। ऊ, ये इतना चोंच जैसा मुंह खुला है। ऊ, ई, जरा सा मुंह खुला है। तो केवल ये 4 ई और ऊ ये हैं आपके संवृत स्वर। फिर आता है आपका अर्धसंवृत और अर्धविवृत। अब इसका मतलब क्या है, मतलब बीच का रास्ता। तो जैसे संवृत का मतलब था कि मुंह बहुत ही कम खुला है, तो अर्धसंवृत का मतलब क्या होगा कि मुंह हल्का सा ज्यादा खुला है। जैसे कि ए ओ, कि बिल्कुल बंद नहीं है, हल्का सा खुला है। ए ओ, केवल और केवल 2 स्वर, ए ओ, ये आपके अर्धसंवृत। और लास्ट में आते हैं आपके अर्धविवृत जो बचे हैं, जैसे कि जिनमें मुख पूरा नहीं खुला, हल्का कम खुला है। अ, ए, ओ, पूरा नहीं खुला लेकिन ए ओ काफी ज्यादा खुला है। तो बस इतना सा याद रखना है फ्रेंड्स, ये सारा का सारा केवल उच्चारण पर आधारित है। और एक आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि विवृत और संवृत की पता हो तो अर्धविवृत और अर्धसंवृत बीच के रास्ते। अगला फिर आता है ओष्ठ के आधार पे। ओष्ठ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, होंठ। अब किसी स्वर को बोलने में जो आपके होंठ हैं वो राउंड शेप में आ रहे हैं या नहीं, राउंड शेप, क्योंकि वृत्त का मतलब होता है गोला। तो अगर आपको लगता है कि किसी स्वर को बोलने में आपके होंठ राउंड शेप में आ रहे हैं तो वो होंगे आपके वृत्तमुखी स्वर, जैसे कि ऊ, ओ, तो ये 4 स्वर हैं जो कि आपके हैं वृत्तमुखी। कौन कौन से, ऊ और ओ औ, जिनको बोलने में आपके होंठ राउंड शेप में आ रहे हैं। और इनके अलावा बाकी सारे के सारे स्वर आपके अवृत्तमुखी, दैट्स इट। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपको ये 4 याद करने हैं। ये 4 आपके वृत्तमुखी हैं और याद भी क्या करना है, इतना तो आप बोल के देख सकते हैं। ऊ, आपके होंठ राउंड शेप में आ रहे हैं, ये 4 आपके वृत्तमुखी हैं, बाकी सारे के सारे आपके अवृत्तमुखी हैं, दैट्स इट। इतना सा करना है आपको याद। उसके बाद देखिए फिर आता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा यानी कि जीभ। तो अब जो स्वर है वो जीभ के किस भाग से बोला जा रहा है, ये होता है जिह्वा की स्थिति पर आपके स्वरों के भेद। तो ये होते हैं कुल मिला के 3 प्रकार। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब होता है आगे और पश्च का मतलब होता है पीछे।
और एक होता है मध्य स्वर। अब मध्य स्वर केवल एक है अ, जो कि जीभ में बीच में से तालू से बोला जाता है अ। जीभ आप देखिए, बोलकर देखिए सारे बच्चे, अ। तो यहाँ पे जीभ बिल्कुल सीधी सी और बीच में से बोला जा रहा है सच। फिर उसके बाद आता है अग्र स्वर। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे, यानी जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जा रहा है। अगर आप जीभ के आगे वाले भाग को पकड़ लेंगे तो आप ये स्वर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखिए आप ई नहीं बोल पाएंगे। सारे बच्चे ट्राई कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके आसपास आपके बच्चे छोटे भाई बहन हो, उन्हें भी ट्राई करके देखिए, उन्हें मजा आएगा। तो अगर आप अपने जीभ के आगे वाले भाग को पकड़ लेंगे तो आप ये 4 स्वर सही नहीं बोल पाएंगे। इन 4 स्वरों को अगर आप बोलने का प्रयास करेंगे तो ध्वनि ओ, आ ऐसी ध्वनि आएगी, लेकिन ई ए वाली ध्वनि नहीं आएगी। ये हैं आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर आपका हो गया अ। बाकी जितने भी स्वर बचे डाल दीजिए पश्च स्वर में, जो सीधे पीछे से बोले जाते हैं। तो ये एक सही तरीका होता है याद करने का, कि अगर जो लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड चीज़ याद कर ली और बाकी जो बचा वो लास्ट कैटेगरी में। ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो जीभ में पीछे से बोले जाते हैं, जैसे कि अ, ये पीछे से बोला जा रहा है। अगर आप जीभ को पकड़ भी लेंगे आगे से तब भी आप अ बोल सकते हैं। तो ये है जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद आते हैं अनुनासिकता के आधार पर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। कुछ कुछ वर्गीकरण बहुत आसान है, कुछ कुछ वर्गीकरण में है समस्या। तो अनुनासिकता क्या होती है? जब नाक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि ये तो नाक से बोलता है, ए क्या क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तो नाक का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो बेसिकली अ आ ई जितने भी स्वर हैं, अगर उसमें नाक का प्रयोग नहीं है, जैसे सिंपल अ आ ई ओ ए, ये आपके हैं निर्नुनासिक, यानी कि जिसमें अनुनासिक नहीं है। और जिसमें न की ध्वनि आ रही है, अ आ ई ऊ ए, ठीक है ना, तो वो सारे आपके क्या है? अनुनासिक स्वर। ये आपके 2 प्रकार हो गए, ठीक है। तो ये आपके अनुनासिकता के आधार पे स्वरों के 2 भेद, और ये सारे स्वरों के ही भेद आज हम कर रहे हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पे। अभी तक हमें लगता था कि जितने भी जो स्वर है ना, वो हम सीधे गले से बोल रहे हैं, अ आ ई ऊ, कि वो तो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने सारे हैं? 6 प्रकार के। कि जो कंठ स्वर हैं, कंठ जो सीधे गले से आते हैं, वो हैं केवल अ और आ, दैट्स इट। फिर आते हैं आपके ई, ये हैं आपके तालव्य ध्वनियां। तालव्य ध्वनियां क्यों? इसमें जीभ सीधी रखनी पड़ती है, ई, तो इसमें जीभ का भी प्रयोग होता है। उसी प्रकार री, अब री के लिए जीभ को थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, तो वो आपका मूर्धन्य ध्वनि में आता है। उसी प्रकार ऊ, अब ऊ में होंठों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ओष्ठ ध्वनियां, ऊ। अब इसमें आप गले का प्रयोग चाहे ना करें, आप देखिए एक बार गले को बंद करिए, ऊ बोल सकते हैं आप। और उसी प्रकार कंठ तालु, अब कंठ तालु का मतलब क्या है? जिसमें गला और आपकी जीभ दोनों का प्रयोग हो रहा है, ए और ए। तो इसमें गले का भी प्रयोग है, जीभ का भी, मतलब तालु का भी, जीभ सीधी रहेगी। तालु का मतलब ये है कि जीभ सीधी होना। तो ये है आपकी कंठ तालु ध्वनियां। और लास्ट में आती हैं आपकी कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और होंठ दोनों का प्रयोग होना, जैसे कि ओ औ, तो उसमें होंठों का भी प्रयोग होगा और गले का भी प्रयोग होगा। तो ये है आपकी कंठोष्ठ, ओ और औ। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे आपके स्वरों के भेद, जो कि पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस विषय को इग्नोर कर देते हैं, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, बस इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, बाकी और कोई विषय पर ध्यान ही नहीं देते। संधि है, मुहावरे, लोकोक्ति है, समास है, स्वर व्यंजन है। भाई पेपर में ये भी विषय आने हैं, हर लेवल पे आने हैं, क्वालिफाइंग में, पीआरटी में, टीजीटी में। तो यहाँ पर अपने मार्क्स बनाने का प्रयास कीजिए, जो कि आसान विषय है, ठीक है। हम मुश्किल के चक्कर में आसान चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, जहाँ पर अपने मार्क्स हम बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। और अब इनसे संबंधित 10 अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं फ्रेंड्स, फटाफट आप भी ट्राई कीजिएगा। तो जैसे ये है, ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट, ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? एक बार सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ई, तो उसमें क्या है? जीभ सीधी है, तो ये क्या होगा आपका? तालव्य ध्वनि, ठीक है। कौन सी होगी? तालव्य ध्वनि। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि स्वरों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। फिर चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप MP टेट, रीट, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये स्वरों का वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण है।
आगे देखिए, हिंदी में कुल संयुक्त स्वर कितने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हैं आपके कुल 4। कौन कौन से? ए, ओ और औ। ये 4 हैं आपके संयुक्त स्वर जो आपको संधि में काम आते हैं। अगर यहीं से आपको इनकी फॉर्मेशन पता होगी तो फिर आपको संधि में समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि ए और ओ से बनती है आपकी गुण संधि, ए और औ से बनती है आपकी वृद्धि संधि। और बच्चे मैं जानती हूँ कि इसमें कितने परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आधारभूत जानकारी ही नहीं लेते। तो ध्यान दीजिएगा। अगला, ओ किस प्रकार का स्वर है? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत या अर्धविवृत? ट्राई कीजिए एक बार कि जो ओ है वो किस प्रकार की ध्वनि है। सभी बच्चे तो बोलकर देखिए एक बार। मतलब ये आपने ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, आपको सिंपल क्या है, बोलना है ओ। अब ओ में मुंह काफी कम खुला है ओ, लेकिन बिल्कुल बंद से हल्का सा ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? अर्धसंवृत। ठीक है ना। ये विवृत क्या था? केवल एक स्वर आ, जिसमें मुंह पूरा खुला है। फिर इसका विलोम क्या था? संवृत, जिसमें मुख बिल्कुल ही बंद है। कौन कौन से थे? ई और आपका उ। फिर था आपका कि जिसमें मुख हल्का सा ज्यादा खुला है, केवल 2 अर्धसंवृत, ए और ओ। और बाकी जो बचे वो आपके अर्धविवृत, जिसमें मुख पूरा नहीं लेकिन ज्यादा खुला है, जैसे कि अ, ए और आपका औ। ये आपके अर्धविवृत। तो बस ये अगर आप याद कर लें, वो भी उच्चारण के माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात। अगला, आ किस प्रकार का स्वर है? अभी मैंने पीछे बताया, लेकिन अब ऑप्शन ध्यान से देखिए। वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, संवृत या अर्धसंवृत? तो आ किस प्रकार का स्वर है? जल्दी से। तो आ में आप क्या कहते हैं? आ पूरा मुंह खुला है तो ये विवृत है, तो ना तो ये संवृत है ना अर्धसंवृत। अब वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, आ बोलने में आपका मुंह राउंड शेप में होता है क्या? आपका मुंह तो ऐसे होता है, ऐसे करके आ, राउंड में नहीं है, वो केवल उ और ओ है। तो ये आपका अवृत्तमुखी आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि वृत्तमुखी में क्या है? उ और ओ औ। इन चारों को छोड़कर सारे के सारे स्वर आपके हैं अवृत्तमुखी। अगला देखिए, फिर निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है? अग्रस्वर कौन से थे? जिह्वा की स्थिति के आधार पे कि जीभ का कौन सा भाग प्रयुक्त हो रहा है। तो यहां पर जैसे था ई ए, ये 4 थे आपके अग्रस्वर। कौन कौन से? ई और आपके ए। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि अ है आपका मध्य स्वर और आ और ओ है आपके पश्च स्वर। अगला देखिए, फिर औ किस प्रकार का स्वर है? औ पीछे से बोला जा रहा है। वृत्तमुखी, संवृत, विवृत या अग्र? सारे ही भिन्न भिन्न। अब देखिए, वृत्तमुखी औ, तो बोलने में औ, यहां पर आपके होंठ राउंड हो रहे हैं, ये वृत्तमुखी में आएगा। संवृत में नहीं आएगा, ये आपका अर्धविवृत है, अर्धविवृत। और ये आपका अग्र में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये है आपका पश्च स्वर। तो बेसिकली ये आपका वृत्तमुखी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। आगे देखिए, अ किस प्रकार का स्वर है? अ संवृत, अर्धसंवृत, विवृत या अर्धविवृत? अब सोच समझकर उत्तर देना है सभी बच्चों ने। अ किस प्रकार का स्वर है? तो ये अ, यहां पर मुंह पूरा नहीं खुला लेकिन पूरे से हल्का सा कम खुला कि अ, तो ये है आपका अर्धविवृत। डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आएगा। उसी प्रकार देखिए, उ किस प्रकार का स्वर है? उ, अब एक तो ये संवृत स्वर है, मुंह बिल्कुल कम खुला है, फिर ये आपका वृत्तमुखी स्वर है। ठीक है, तो कहां पर है भाई? अच्छा, ये है ही जिह्वा के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च। तो उ ये आपका पीछे से आ रहा है, पीछे से, क्योंकि ई ए यही केवल अग्र स्वर है, तो ये आपका पश्च में आएगा। उसी प्रकार मूल स्वर कौन सा नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल स्वर कौन सा नहीं है। तो मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर केवल और केवल होते हैं 4, अ, ई, उ, री। तो इसमें ये देखिए, ई, बड़ी ई की मात्रा, ये आपका मूल स्वर नहीं है, ये आपका दीर्घ स्वर है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। उसी प्रकार ए, ये किस प्रकार का स्वर है? ए अग्र है, मध्य है, पश्च है?
तो ये फिर वही उस कैटेगरी में आता है कि ई ए ये चारों के चारों हैं आपके अग्र स्वर, अ है मध्य, बाकी सारे पश्च स्वर। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे करके जब आप अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। और किन विषयों पर आपको ये छोटे छोटे वीडियोस चाहिए जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, हमें अवश्य बताइएगा। और इसमें भी अगर आपको कोई संदेह हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे लेते हैं विदा, और हम आशा करते हैं कि आप आगे आने वाले जो सेशंस हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।